दो शहरी दो गांव की गर्भवती बहू की राखी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी के मंडप में गायत्री और गिरधर के चारों बेटे के फेरे हो रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में विधि विधान के साथ शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं। शादी संपन्न हुई। आप सभी जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर चंदा और रूपा अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। लुक एट दिस लेडीज। मोना, ये गंवार तो मम्मी जी और पापा जी के पैरों से च्युइंगम की तरह चिपक गई है। पायल, ये गांव के देसी लोग होते ही एकदम गंवार टाइप के हैं। विदाई के वक्त मोना और पायल अपने भाइयों विराट और रोहन के गले लगती हैं। वहीं चंदा और रूपा अपने भाइयों का आशीर्वाद लेकर ससुराल आ जाती हैं। गायत्री और गिरधर की दो बहुएं रूपा और चंदा गांव की थीं, वहीं मोना और पायल शहर से थीं। क्या गांव और शहर की इन बहुओं के बीच तालमेल होगा या फिर देखने को मिलेगी तगड़ी खटपट। गायत्री जी कहाँ रह गई? आप जल्दी से चारों बहुओं का गृह प्रवेश कराइए। अजी आ गई। आरती की थाली तैयार करने में जरा सा वक्त लग गया। गायत्री अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है, तभी चंदा पायल के पास आती है। What is your problem? मुझे घूर क्या रही है? खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, हमरा पेट तो फुल टू टंच है, मगर हमको तुमसे एक बात पूछनी है। वो जो विदाई के समय जिसे तुम गले लगी थी, अंग्रेजी में उसका का चीज बोलते हैं? बॉयफ्रेंड? हाँ, उहे ऊ का तुम दोनों बहन का बॉयफ्रेंड था। दिखा दिया ना गवारपना, वो दोनों हमारे बिग ब्रदर थे। ये सुनकर रूपा और चंदा सर खुजाने लगती हैं। का बोली? अब बिगड़े डियर, हारी दादा आई। इस बात से चिढ़कर पायल अपने पर्स से सेंट फ्रेश निकाल कर रूपा और चंदा को देती है। अरे चंदा ई का है, कहीं नीमचूस तो नहीं? ये सेंट फ्रेश है, इसे ठूस लो ताकि तुम दोनों जाहिल गवारों की जुबान पर कुछ देर तो ताला लगा रहेगा। अब कान खोलकर सुनो, वो हमारे भाई थे। ब्लडी देहाती देसी लोग। इसके बाद पायल और मोना अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह चंदा और रूपा जल्दी सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं। इसी तरह से वक्त गुजरता है और अब मोना और पायल प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मम्मी जी, वी हैव सरप्राइज फॉर यू। अरे दादा, तुम दोनों फिर से अंग्रेजी में खिटपिट शुरू कर दी। अरे फॉरेन में पैदा थोड़ी हुई हो, भारत में हुई और यहाँ की भाषा हिंदी है। तुम दोनों देसी देहातिन हमें ज्ञान मत दो। अरे तुम चारों फिर से झगड़ने लगी, कभी तो बिना लड़े रहा करो। मम्मी जी, मैं और मोना प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। अक्का सच में? तुम अम्मा बनने वाली हो? अम्मा बनो तुम, अभी हम जवान हैं और तुम हमें भरी जवानी में अम्मा बना रही हो। अब तुम हमको कन्फ्यूजिया रही हो, तुम फीमेल हो ना? तो फिर एक फीमेल गर्भवती होगी और जब 9 महीने का डाउनलोड प्रोसेस पूरा होगा तो अम्मा ही तो बनेगी। मोना, इनके गांव में माँ को अम्मा कहते हैं। तू ही चुप हो जा, वरना ये दोनों गवार तेरा दिमाग चाट जाएंगी। इसी तरह से एक हफ्ता हो जाता है और फिर चंदा और रूपा को उल्टी शुरू हो जाती है और वो दोनों भी गर्भवती हो जाती हैं। अब गायत्री अपनी चारों गर्भवती बहुओं के खाने पीने का ध्यान रखती है। गुजरते महीने के साथ चारों को 8वां महीना लग जाता है और अब राखी का त्योहार आने वाला होता है। मोना, राखी में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आई गेस राखी की शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए। आफ्टर ऑल शादी के बाद हम दोनों बहनों की ससुराल में ये पहली राखी है। पायल और मोना रेडी होकर राखी की शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। अरे ओ हमारी शहरी देवरानी, तुम दोनों गर्भवती हो, ऐसे में इतना बड़ा पेट लेकर बाहर जाना ठीक नहीं। होने वाले बचवा को नजर लग जाएगी। तुम गांव वाले जाहिल गवार आज भी 70 के जमाने में जी रहे हो। इट्स कॉमन। हम दोनों को अपने बेबी फ्लॉन्ट के साथ शॉपिंग करने जाने में प्रॉब्लम नहीं है और हमें तुम दोनों के गवारों के फ्री फन की एडवाइस की भी जरूरत नहीं। बाय बॉटम लेडीज। दोनों शहरी गर्भवती बहुएं रक्षाबंधन के लिए अपने भाइयों के लिए सोने की राखियां बनवाती हैं और साथ ही अपने भाइयों के लिए बहुत सारी चीजों की खरीदारी करके घर आकर चंदा और रूपा के सामने अपनी अमीरी का शो ऑफ करती हैं। ये देखो, ये राखियां हम दोनों अपने भाई के लिए खास ऑर्डर पर बनवा कर लाई हैं, वो भी पीसी ज्वेलर्स से।
आरी रूपा, ये पीसी का फुल फॉर्म का है? हमरे माने से तो पीसी का फुल फॉर्म पप्पू चोर लागत है। अरे अरे हमरे देवरानिया, राखी के नाम पर तुमको तो पप्पू चोर ने ठग लिया। तुम दोनों को पता भी है पीसी ज्वेलर शहर में गोल्ड ज्वेलरी के सबसे बड़े नाम और भरोसेमंद ब्रांड हैं। एक तरफ जहां पायल और मोना राखी के त्योहार के पीछे लाखों रुपए खर्च करती हैं, वहीं चंदा और रूपा अपने भाइयों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाती हैं। और अब राखी का दिन भी आ जाता है। राखी के त्योहार के दिन चंदा और रूपा अपने भाइयों के लिए भूखे प्यासे निर्जला व्रत रखकर तड़के सुबह से ही उनके आने की खुशी में पकवान बनाने लगी होती हैं। वहीं पायल और मोना पार्लर से महंगा सा मेकअप करा के रेडी होकर हाथों में तरह तरह की महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर घर आती हैं। थोड़ी ही देर बाद पल्लवी और मोना के भाई महंगी सी गाड़ी में बैठकर उसके ससुराल आते हैं। रोहन, विराट, तुम दोनों आ गए? हैप्पी राखी पल्लवी दी, हैप्पी राखी मोना दी। मुझे पता था तुम दोनों लेट हो जाओगे, इसलिए मैंने और मोना ने खाना खा लिया था। चलो अब हाथ आगे बढ़ाओ। फिर पल्लवी और मोना अपने भाई विराट और रोहन की कलाई पर सोने की राखियां बांधकर उन्हें काजू कतली, मिल्क केक जैसी महंगी मिठाई खिलाती हैं और उनके साथ फोटो खींचकर स्नैपचैट पर अपलोड करती हैं। चलो अब जल्दी से हमारी राखी का गिफ्ट निकालो। ये लो दी, ये आप दोनों के लिए। पल्लवी और मोना गांव की बहुओं को जलाने के लिए गिफ्ट्स का बॉक्स खोलती हैं, जिसमें दोनों के लिए सोने का महंगा सा नेकलेस होता है। हाउ स्वीट, तुम दोनों ने हमारे लिए राखी पर बहुत सुंदर तोहफा दिया, इसके लिए शुक्रिया। इतने में चंदा और रूपा के भाई राजू और गोपी भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर चंदा और रूपा फूले नहीं समाती और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। राजू भैया, गोपी भैया, आ गए आप दोनों। बेचारी गांव की बहू के भाइयों का नाम सुनकर पल्लवी और मोना उनकी बहुत बेइज्जती करती हैं। मोना, सुना तुमने इनके भाइयों के नाम? राजू और गोपी, इन गरीबों की तरह इनके नाम भी इन पर सूट कर रहे हैं। तूने ठीक कहा पल्लवी, क्योंकि ऐसे नाम तो चाय की दुकान पर काम करने वालों के होते हैं। जब ग्राहक कहते हैं, ए राजू एक चाय लेकर आ। इनके कपड़े तो देखो, पहली बार बहन के ससुराल आए, वो भी इतने सस्ते से कपड़े पहनकर, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे खेत से आए हैं। मोना और पल्लवी की बेइज्जती भरी बातें राजू और गोपी को दिल पर बहुत लगती हैं, मगर वो इस बात को नजरअंदाज करके चंदा और रूपा के सास ससुर गायत्री और गिरधर के पैर छूते हैं। माँ जी, ये लीजिए, पहली बार बहन के ससुराल आए हैं। ये मिठाई आपके लिए और ये आपके लिए बनारसी साड़ी, और बाऊजी ये आपके लिए शॉल। बहन, मेरी हैसियत तो बहुत कम है, मगर अपनी बहनों के साथ साथ आप दोनों के लिए साड़ियाँ लाया था। अगर इसे लेने में आपकी ऊंची इज्जत न घटे तो ले लीजिए। जी नहीं, हमें ऐसी फुटपाथ की खरीदी हुई सस्ती साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं, और हमसे बहन का रिश्ता लगाने से हम तुम जैसे भिखारियों को भाई नहीं मान लेंगे। ये सुनकर रूपा और चंदा कहती हैं, बस बहुत हुई गवा तुम दोनों का। हमारे भैया की बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अरे होगी तुम बहुत अमीरजादी, मगर हम भी अमीर हैं, क्योंकि हमारे पास भाई हैं जो हम पर जान छिड़कता है। भाई की कलाई पर सोने की राखियां बांधने से और महंगी मिठाई खिलाने से राखी की रीत नहीं। अरे राखी का त्योहार बहन और भाई का वो अटूट बंधन है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी का प्यार भरा धागा बांधती है, जो उनके रिश्ते की सच्ची पहचान होता है। मगर ये तुम्हें क्या पता। गांव की बहू का दिखाया गया आईना मोना और पल्लवी को चुप करा देता है, जिसके बाद चंदा और रूपा अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और राखी की रीत को पूरी करती हैं। 10 साल की जिया नताशा जानवी अपने स्कूल में स्लाइड वाले झूले पर झूल रही थी। तभी गरीब जिया की ड्रेस फट जाती है। ये देखकर आसपास की लड़कियां बहुत हंसती हैं। देखो देखो, जिया की ड्रेस फट गई। ये तो वैसे भी गरीब है, फटी हुई ड्रेस पहन रही थी, अब एक जगह से और फट गई। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरी स्कर्ट तो ज्यादा फट गई। गरीब कहीं की, ऐसे गरीब बच्चों को हमारे स्कूल में नहीं होना चाहिए। ये सुनकर नताशा और जानवी को गुस्सा आता है और वो कीर्ति और शिवानी को गिरा देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का देने की? वैसे ही हिम्मत हुई जैसे तू बकवास कर रही थी।
तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को गरीब बोलने की? तुम क्या ज्यादा अमीर हो? आए बड़े दूसरों पर हंसने वाले। जिया को कभी अकेले समझने की भूल मत करना। हम दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ हाँ, होगी तुम्हारी ये गरीब बेस्ट फ्रेंड। तुम दोनों अमीर हो इसलिए तुमसे चिपकी हुई है। तुमको अभी बताती हूँ मैं। नहीं नताशा, रहने दे, गुस्सा मत कर। फिर नताशा, जानवी जिया को क्लास में ले जाते हैं और बैग से स्टेपलर निकालकर उसकी ड्रेस को ठीक कर देते हैं। देखा जिया, अब तुम पर कोई नहीं हंसेगा। तेरी ड्रेस हमने टेम्परेरी ठीक कर दी है। तुम दोनों पागलों की बात पर गौर मत करना, क्योंकि हमारे बीच अमीर और गरीब की दीवार नहीं है। हाँ यार, थैंक यू जानवी नताशा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी दोस्त मिली है। तीनों सहेलियों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था और जैसा उन्होंने बताया उनके बीच अमीर गरीब की दीवार भी नहीं थी। जिया एक गरीब परिवार से थी, वहीं नताशा और जानवी अमीर परिवार से थी। वक्त गुजरता है, जिया की माँ उन्हें छोड़कर चल बसती है। ऐसे में उसके पिता शंकर ने उसकी परवरिश मोची का काम करके किया था। 12वीं की पढ़ाई के बाद जिया स्कूल छोड़ देती है। वहीं दोनों सहेलियां पढ़ाई करने अब्रॉड चली जाती हैं। जिया अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और कभी कभी अपने पिता के साथ मोची के काम में मदद किया करती है। रोज की तरह आज भी शंकर अपना मोची का झोला उठाए काम पर जा रहा था। तभी बेटी जिया कहती है, पिताजी, आपने चाय नाश्ता नहीं किया, वहाँ पर भूखे बैठे रहोगे? पराठा तो खा लीजिए। अरे जिया बिटिया, समय हो रहा है, ला जल्दी दे दे फिर जाऊं। जिया के कहने पर शंकर खाना खाकर सिग्नल के पटरी पर चला जाता है, जहां पर वो बैठकर मोची का काम किया करता था। अच्छा सुनो, जरा मेरा जूता चमका देना है, धूल मिट्टी काफी ज्यादा जमा हो गई है। जी साहब, मैं इसे अच्छे से चमका देता हूँ। ऐसा कहकर शंकर नरेश का जूता अच्छे से चमका देता है, जिसके बाद वो पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही शंकर धूप में तो कभी छांव में बैठकर लोगों का जूता पॉलिश किया करता था। वहीं जिया घर पर सफाई कर रही थी कि अलमारी में उसे अपने दोस्त का दिया बचपन का फ्रेंडशिप बैंड मिलता है। ये तो वही फ्रेंडशिप बैंड है जो उन दोनों ने मुझे सालों पहले पहनाया था। मैंने इसे आज भी हिफाजत से रखा है। इससे मुझे उन दोनों की याद आ गई। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे, पर जहाँ भी होंगी मुझे भरोसा है पढ़ाई करके कुछ काबिल बन गई होंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बिना दहेज के शंकर एक ऐसे गरीब परिवार के विक्रम नाम के लड़के को ढूंढता है जो जिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी कम लागत में वो अपनी बेटी की शादी विक्रम से करा देता है, जहाँ सास ससुर संतोषी और महेश उसका गृह प्रवेश करते हैं। आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी कह देना। हाँ बहू, तुम मुझे अपना पिता समझकर जो कहना है कह देना। जी पिताजी। अरे भैया, मुझे नेक तो दीजिए, वरना मैं आप दोनों को अंदर जाने नहीं दूंगी। अच्छा ये ले, 251 रुपए है मेरे पास। कोई बात नहीं भैया, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अगले दिन जिया सुबह उठकर पूजा पाठ करके चूल्हे पर खाना बनाती है। अरे वाह, मेरी बहू को तो चूल्हे पर खाना बनाना भी आता है। हाँ माँ जी, पहले हम इसी पर ही बनाते थे, बाद में पिताजी गैस सिलेंडर ले आए थे। माँ जी, मैं नाश्ता लगा दूं? मैंने चाय के साथ भजिया बनाए हैं। हाँ हाँ बहू, ले आ। फिर सभी साथ बैठकर जमीन पर नाश्ता करते हैं। वक्त गुजरता है। जिया ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली थी। विक्रम का काम ठीक से नहीं चल रहा था, जिस कारण ससुराल में गरीबी का माहौल छा गया था। अब सभी मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा पाते थे। वहीं एक दिन पास के खंबे में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे महेश और संतोषी की झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है और पूरा परिवार बचकर बाहर आ जाता है। अपने घर को आग की लपटों में देखकर संतोषी का दिल टूट जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत से हमने घर बनाया था और हम बेघर हो गए। अब हम सब कहाँ जाएंगे? हे ऊपर वाले, हम पर रहम कर। ना तो मेरे बेटे का काम चल रहा है, भूख से पहले ही हम मर रहे थे और अब तूने घर भी छीन लिया। माँ जी, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, उसी को ही अपना ठिकाना बना लेते हैं। हाँ चलो। फिर संतोषी का पूरा परिवार पहाड़गंज नामक एक रेलवे स्टेशन पर आकर ठहर जाता है, जहाँ कुछ अमीर लोग गरीबों को कंबल, चादर और खाना बांट रहे थे। इससे गरीब परिवार 4-5 दिन अपना गुजारा कर लेते हैं। फिर एक शाम विक्रम कहता है, पिताजी, माँ, अब ऐसे कब तक हम दूसरों के बलबूते खाना खाएंगे?
मुझे लगता है कि इन आम लोगों की तरह हमें भी रेलवे स्टेशन पर कुछ बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक तो संवर जाएगी। हम चैन से खाना तो खा पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर हम करेंगे क्या? मेरे पास एक तरकीब है। मुझे मोची का काम आता है। पिताजी के साथ में ये काम किया करती थी। आप कूली का काम कर लेना विक्रम, और माँ जी, पापा जी, दीदी चाय समोसे बनाकर बेच दिया करेंगे। जैसे ही कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो उससे हम किराए के 2 कमरे ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर संतोषी अपने कान के झुमके बेचकर चाय समोसे बनाने का सामान ले आती है। फिर पूरा परिवार मेहनत करके रेलवे स्टेशन पर गुजारा करने लगता है। विक्रम कुली का काम किया करता था, बहू मोची का काम किया करती थी और बाकी तीनों समोसे और चाय बेचा करते थे। वक्त गुजरता है, इससे उस गरीब परिवार की स्थिति कुछ हद तक संभल गई थी। फिर एक शाम रेलवे स्टेशन पर नताशा और जानवी आते हैं। ओप्स, रेलवे स्टेशन पर आकर मेरी हील्स टूट गई। आसपास कोई मोची देखना नताशा? वो देख, एक लड़की बैठी है वहाँ, चलते हैं। फिर बिना देखे जानवी अपनी हील उसके सामने रखकर कहती है, सुनिए, जरा मेरी हील जोड़ दीजिए। जी। अरे, ये तो इधर से भी टूट रही है, ये देखिए। जानवी, तू? नताशा, तुम दोनों यहाँ? जिया, तू? और यहाँ पर? तूने अपनी क्या हालत बना रखी है जिया? हमें तो खबर ही नहीं थी कि तेरी शादी हो गई है। हमें बता, ये सब क्या है? अब क्या बताऊं तुम दोनों को? तुम दोनों के जाने के बाद पिताजी ने मेरी शादी विक्रम से कर दी, और फिर। ऐसा कहकर जिया उसे अपना सारा हाल सुना देती है, जिसे सुनकर दोनों अमीर सहेलियों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वहीं उसके ससुराल वाले भी आ जाते हैं। हे भगवान, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर भी नहीं है। हम कैसी सहेलियां हैं तेरी। हम दोनों आप सबको इस हालत में नहीं देख सकते। हाँ बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे। आप यहाँ से चलिए, हम आपको एक घर देते हैं। नहीं नहीं नताशा, जानवी, तुमने इतना कहा इसके लिए बहुत शुक्रिया, पर हम एहसान नहीं लेना चाहते हैं। मतलब खुद से हर चीज करना चाहते हैं। ठीक है, इतना भी जुगाड़ है मेरे पास। आंटी जी, हम दोनों एक एनजीओ चलाते हैं जहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाता है। आप सब उस एनजीओ में रहने भी आ सकते हैं और आपको काम करने का रोजगार भी प्राप्त होगा। प्लीज अब तो मान जाइए, ऐसे रेलवे स्टेशन पर मत रहिए। हाँ अंकल जी, आंटी जी, हमारा दिल दुख गया कि हमारी प्यारी सहेली का ससुराल इस रेलवे स्टेशन पर है। ठीक है, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। इस तरह अमीर सहेलियां गरीब सहेली की मदद करके उसके ससुराल वालों को एनजीओ में रहने के साथ रोजगार प्रदान करवाती है, जहां काम करके वो धीरे धीरे अपना जीवन सुधार लेते हैं और एक नया घर लेकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।